तो आज के लेक्चर में ना केवल हमें वोटिंग के बारे में जानना है, बल्कि हमें ये समझना है कि आखिर ये वोटिंग क्यों ज़रूरी है और ये वोटिंग कब की जाती है और इसका क्या इंपॉर्टेंस है। उन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे और सारे इन क्वेश्चंस के आंसर भी लेंगे। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रगति मंत्र क्लासेस। माय नेम इज शिवांगी अग्रवाल एंड आई एम योर मेंटर फॉर अपकमिंग टैट एग्जामिनेशन। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं वोटिंग के बारे में कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स जो आपको याद रखनी अपने टॉपिक के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो जैसे कि सबसे पहला आपको वोटिंग के बारे में याद रखना है, यानी कि मतदान के बारे में याद रखना है एक डेट, वो है 25 जनवरी। इस दिन को आप याद रखेंगे। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल वोटर्स डे। अब देखो यहाँ पे ना आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको वो एग्जाम में कैसे कंफ्यूज कर सकता है इस वर्ड में। या तो वो यहाँ पे आपको वर्ल्ड लिख के दे देगा या ग्लोबल लिख के दे देगा या फिर नन ऑफ दीज, या फिर चौथा ऑप्शन किसी भी तरीके से बन सकता है। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो 25 जनवरी है वो केवल और केवल हमारे इंडिया में वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। यानी कि अगर मैं हिंदी में इसकी बात करूँ तो इसको हम बोलते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस। ठीक, अब बात आती है कि ये जो हमारा मतदाता दिवस था इसकी शुरुआत कब से हुई। तो इसकी शुरुआत की गई थी हमारी 2011 से। यानी कि अगर हम बात करें 2021 की, तो इस साल हम लोगों ने अपना 10th नेशनल वोटर्स डे सेलिब्रेट करा। अब बात आती है कि आखिर ये नेशनल वोटर्स डे क्यों सेलिब्रेट करा जाता है, क्या इसके पीछे क्या रीज़न था, ये क्यों शुरुआत हुई। तो इसकी शुरुआत हुई कि जो इतने भी हमारे नए वोटर्स ऐड होते हैं, एक तरह से उनके लिए हमने सेलिब्रेशन के लिए ये दिन रखा गया कि आज से वो हमारे इलेक्टोरल कॉलेज में उनका नाम ऐड हो जाता है। और इसी दिन जितने भी हमारे नए वोटर्स होते हैं उनका नाम 25 जनवरी को ही हमारे इलेक्टोरल रोल्स में एडअप किया जाता है। तो ये तो बात रही हमारी 25 जनवरी की। इसके बाद जो आपको सेकेंड फैक्ट याद रखना है कि जो हमारे सबसे पहला इलेक्शन कमीशन बना, ठीक है, इलेक्शन कमीशन का जो गठन था वो कब हुआ, ये हुआ हमारा 1950 में। और इसके गठन के बाद 1951 और 52 में कराए गए हमारे इंडिया में पहले जनरल इलेक्शंस। यानी कि पहली बार आम चुनाव हमारे इंडिया में हुए आज़ादी के बाद, अगर हम देखें। अब मैंने इनको जनरल इलेक्शंस क्यों बोला है ये भी आपको भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा, लेकिन उससे पहले भी आपको एक बात समझनी है कि जो हमारे सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर बने उनका नाम था डॉक्टर सुकुमार सेन। क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि सबसे पहले जो इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे इंडिया के, उनका नाम बता दीजिए। तो याद रखिए उनका नाम है डॉक्टर सुकुमार सेन। और अगर मैं एट प्रेजेंट की बात करूं तो जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं वो हैं सुशील चंद्रा। इससे पहले थे हमारे सुनील अरोड़ा, लेकिन ये जो प्रेजेंट में है इनका नाम है सुशील चंद्रा। तो क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल में चेंज हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए आप इसको याद रखेंगे। अब बात आती है कि ये जो हमारा वोटिंग राइट है ये किस तरीके का राइट है। मतलब जैसे कि हम लोगों ने देखे थे कि एक तरह के थे हमारे फंडामेंटल राइट्स, इसी तरीके से जो हमारा वोटिंग राइट होता है ये है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इसके बारे में आप याद रखेंगे। वोटिंग राइट एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, यानी कि संवैधानिक अधिकार है। अब देखो यहाँ से आपको एक बात बिल्कुल कॉमन सेंस से समझ में आ रही होगी, क्या कि अगर ये हमारा संवैधानिक राइट है तो यानी कि हमारे संविधान में मेंशन होगा। अब अगर संविधान में मेंशन होगा तो किसी ना किसी आर्टिकल के यानी कि किसी ना किसी अनुच्छेद के अंदर भी आता होगा। तो याद रखिए जो वोटिंग राइट है स्टूडेंट्स, ये हमें दिया गया है आर्टिकल नंबर 326 में। इस आर्टिकल को हम याद रखेंगे। अगर पूछ लिया जाए कि वोटिंग राइट हमें किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है तो ये आता है हमारा अनुच्छेद नंबर 326 के अंतर्गत। अब एक और बात, 326 आर्टिकल में जो इसके लिए हमें एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करा गया है वो करा गया है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। ये वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूज़ करा गया है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सार्वभौमिक
सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। जो कि क्या कहता है, जो कि कहता है कि हमारे इंडिया में जितने भी 18 साल से ऊपर के नागरिक हैं उनके पास उनका वोटिंग राइट है। यही हमारा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज हमसे कहता है। अब स्टूडेंट्स, शायद आपको एक बात यहाँ पे ना पता हो हमारी वोटिंग एज से रिलेटेड। देखो, हमें याद रखना है कि 326 में जो हमारे लिए वोटिंग एज प्रिस्क्राइब करी गई थी 1988 से पहले, याद रखिएगा 1988 से पहले जो हमारे पास वोटिंग एज थी वो थी 21 ईयर्स। यानी कि जितने भी लोग 21 साल से ऊपर थे वही केवल वोटिंग दे कर सकते थे, वही केवल मताधिकार दे सकते थे, मतदान कर सकते थे। लेकिन हमारे पास क्या आया, 61st अमेंडमेंट एक्ट आया। 61st अमेंडमेंट एक्ट आया 1988 में, यानी कि 61वां संशोधन बिल। और इसने क्या करा, इसने जो हमारी वोटिंग एज थी 21 ईयर्स उसको कम करके कर दिया 18 ईयर्स। ये बात आप याद रखेंगे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कब जो हमारा वोटिंग राइट था वो 18 साल से ऊपर के लोगों को मिलना शुरू हुआ, तो याद रखिए वो ईयर था 1988। उससे पहले हमारे पास क्या था, 21 ईयर्स का प्रावधान था। ठीक, अब इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। ये पॉइंट हमारा अभी आगे यूज़ होगा, वो अब हम देखेंगे कैसे। अब हम आ जाते हैं फिर से हमारे इस पॉइंट पर, जनरल इलेक्शंस पर। मैंने आपको यहाँ पे एक टर्म यूज़ करी है, आम चुनाव। अब ये आम चुनाव क्या होते हैं इसको हम याद रखेंगे। आम चुनाव से मेरा मतलब था लोकसभा इलेक्शंस। यानी कि जो हमारा लोकसभा का निर्वाचन होता है उसको हम बोलते हैं आम चुनाव। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हमने इनको आम चुनाव बोला है तो मतलब हमारे पास कुछ और टाइप्स के भी इलेक्शंस होते होंगे, निर्वाचन होते होंगे। तो बिल्कुल, हमारे पास होते हैं 3 प्रकार के निर्वाचन। अब वो कौन कौन से, ये आप याद रखेंगे। सबसे पहले निर्वाचन होते हैं हमारा लोकसभा का, जिन्हें हम बोलते हैं आम चुनाव। फिर आते हैं हमारे राज्यसभा के, और फिर आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर के। यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और एक आते हैं हमारे राज्य की विधायिका के। अब हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं लोकसभा का। अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास लोकसभा में 545 सीट्स हैं, जिसमें कि हम जानते हैं 545 में से 2 हमारे होते हैं एंग्लो इंडियंस यानी कि आंग्ल भारतीय, जो कि नॉमिनेट करे जाते हैं, नामित करे जाते हैं किसके द्वारा, हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा। और बाकी होते हैं हमारे, बचते हैं 543 मेंबर्स। अब ये जो 543 मेंबर्स हैं ना स्टूडेंट्स, यही डिसाइड करते हैं कि जो हमारा भारत देश है वहाँ पे किसकी सरकार बनेगी। अब किसी भी पार्टी को अपनी सरकार बनाने के लिए क्या करना होता है, इन 4453 में से हाफ से ज़्यादा सीट्स अपने नाम करवानी होती है। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक आइडिया लें तो 272 या उससे प्लस अगर सीट्स किसी पार्टी के पास हैं तो वो अपनी सरकार बना सकता है। और जो इस सरकार के हमारे हेड होंगे वो कौन होंगे, वो कहलाएंगे हमारे पीएम यानी कि प्रधानमंत्री कहलाते हैं। इसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। अब इसके बाद बात आती है कि हमने इनका चुनाव तो देख लिया कि किस तरीके से होगा, लेकिन आखिर ये चुनाव प्रक्रिया करवाएगा कौन, तो ये करवाता है हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत का निर्वाचन आयोग इन सब की तैयारी करवाता है, ये सारे इलेक्शंस करवाता है। अब इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में हमें सब कुछ समझना है कि आखिर ये किस तरीके से काम करता है, ये कैसी बॉडी है, इसके बारे में हमें क्या क्या चीज़ें पता है, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम देखेंगे। अब देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसके बारे में हम याद रखेंगे, यानी कि जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो एक परमानेंट बॉडी है, यानी कि स्थायी, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यानी कि संवैधानिक दर्जा इसको प्राप्त है। अब बात आती है फिर से वही कि अगर हमें इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है तो संविधान में ये कहाँ पर दी हुई है, तो हम याद रखेंगे कि भाग 15 और अनुच्छेद
324 से लेकर 329 तक आपको निर्वाचन आयोग के बारे में देखने को मिलेगा। और जो हमारा अनुच्छेद है 324, वहाँ पे दी गई है इसकी डेफिनेशन। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है स्टूडेंट्स कि हमारे पास एक ऐसा कमीशन होगा, यानी कि हमारे पास एक निर्वाचन आयोग होगा जिसका काम होगा देश भर में हमारे पास फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट कराना। फ्री और फेयर यहाँ पे क्यों बोला गया है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये एक तरह की हमारे पास होती है ऑटोनॉमस बॉडी और इंडिपेंडेंट बॉडी, ऑटोनॉमस एंड इंडिपेंडेंट, यानी कि ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और इस पे किसी भी तरीके का कोई भी पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होगा। ये अपना काम बिल्कुल अपनी तरीके से करेगी और स्वतः करेगी बिना किसी प्रेशर के, इसीलिए इसको क्या बोला गया, ऑटोनॉमस और इंडिपेंडेंट बॉडी बोला गया। अब इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का काम क्या होगा वो समझते हैं। इसका काम होगा इलेक्शन कराना। किस किस के इलेक्शन कराना, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसका काम होता है सबसे पहले तो पार्लियामेंट के इलेक्शन कराना। पार्लियामेंट का मतलब संसद, और संसद में हम जानते हैं हमारी आती हैं 3 चीज़ें, क्या क्या, सॉरी, पार्लियामेंट में आती है हमारी 2 चीज़ें, एक हमारी आती है लोकसभा और एक आती है राज्यसभा। तो इनका इलेक्शन कौन कराएगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फिर आते हैं सेकंड हमारे प्रेसिडेंट साहब के इलेक्शन, यानी कि राष्ट्रपति। फिर आते हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति। और इसके बाद आते हैं स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर से मेरा मतलब स्टेट असेंबली और स्टेट काउंसिल दोनों से है। मतलब जो हमारी है काउंसिल परिषद और हमारी सभा, यानी कि जो हमारी राज्यसभा है और राज्य परिषद है, उन दोनों के जो इलेक्शंस कराने का दायित्व होता है वो भी हमारा होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखो स्टूडेंट, यहीं भी बहुत सारे बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन है तो ये स्टेट हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता है वो कराएगा, लेकिन नहीं। जो हमारे स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हैं, यानी कि विधानसभा के, विधान परिषद के इलेक्शंस हैं, उसका भी इलेक्शन कौन कराते हैं, वो भी हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही कराता है। ये बात आप याद रखेंगे, यहीं से आपको कन्फ्यूजन होगी और यहीं से वो एग्जामिनर क्वेश्चन बनाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के इलेक्शन करवाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये है हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अब हम बात करते हैं अपने प्रेजेंट सिनेरियो की कि ये जो हमारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, अगर मैं इसकी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करूं तो ये एक 3 मेंबर्ड बॉडी है, यानी कि इसमें हमें मिलते हैं 3 सदस्य। और 3 सदस्य किस तरीके से डिवाइडेड हैं कि एक होते हैं हमारे CEC, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि जो हमारे होते हैं मुख्य निर्वाचन कमिश्नर, और इसके नीचे होते हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर। लेकिन अब आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है स्टूडेंट्स कि अगर मैं इनकी पावर्स की बात करूँ, इनकी सैलरी की बात करूँ, इनके अलाउंस की बात करूँ, ठीक है, इनको अगर हम हटाने की प्रक्रिया की बात करें तो वो लगभग सारी चीज़ें हमारे पास सेम रहती हैं। बस CEC के पास थोड़ी सी प्रशासनिक पावर्स आप कह सकते हो कि वो ज़्यादा होती हैं, फिर हम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात करें तो वो CEC के पास थोड़ी सी ज़्यादा होती हैं। बाकी अगर हम किसी भी पर्सपेक्टिव में देखें तो ये तीनों एकदम इक्विवेलेंट होते हैं। और अभी आपको ये समझ में आ जाएगा कि आखिर हमने ये 3 मेंबर्ड बॉडी क्यों रखी। और इसके बाद हम बात करते हैं इनके क्वालिफिकेशंस की। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इनके क्वालिफिकेशंस के बारे में हमें कुछ भी बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं गिवन है। जैसे कि अब क्या होता है कि जो हमारे CEC होते हैं वो कौन बनते हैं, वो जनरली होते हैं हमारे IAS ऑफिसर या फिर IRS ऑफिसर। ये सब बनते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। और ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है हमारे प्रेसिडेंट साहब पर। प्रेसिडेंट साहब इनकी नियुक्ति करते हैं, किसके कहने पर करते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर करते हैं, यानी कि उनसे विचार विमर्श करके PM का एडवाइस लेकर ये करते हैं इनकी CEC की नियुक्ति। ऐसा जिनके बारे में कोई क्वालिफिकेशन हमें नहीं दी हुई है। इसी तरीके से अगर इनकी बात आती है रिमूवल की, देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन अगर इन्हें इनके पद से हटाने की बात आती है, यानी कि रिमूवल की बात आती है, तो जो प्रोसेस होता है रिमूवल का वो ध्यान रखिएगा, वो सेम टू सेम होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के तरह। मतलब जिस तरीके से अगर हम सुप्रीम कोर्ट के जज को उनकी जगह से हटा सकते हैं, उनके पद से हटा सकते हैं, वही सेम प्रोसीजर हमें CEC के लिए भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर हम प्रेजेंट की बात करें, जो अभी अभी हमारे
चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं यानी कि सुशील चंद्रा, तो वो एक IRS ऑफिसर हैं, जबकि अगर हम पास्ट यानी कि सुनील अरोड़ा साहब की बात करें तो वो थे हमारे एक IAS ऑफिसर। तो इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि ये जो हमारे कमिश्नर बनते हैं ये जनरली हमारे ऑफिसर्स होते हैं जिनका पहले कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहा हो इन सब चीज़ों का। और जिस तरीके से गवर्नर की अपॉइंटमेंट होती है, जिस तरीके से उनके क्वालिफिकेशंस के बारे में कुछ नहीं दिया हुआ, ऐसे ही इनके भी क्वालिफिकेशंस के बारे में हमें कुछ नहीं दिया हुआ। अब बात आती है कि हमने अभी देखा कि एक 3 सदस्य वाली बॉडी है, एक संस्था है, तो क्या पहले से ये 3 सदस्य यहाँ पे थे, ये समझते हैं। तो याद रखिएगा कि पहले से अगर हम सबसे फर्स्ट इलेक्शन की बात करें यानी कि 1950 के टाइम पे देखें, जब हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बना था, तब केवल और केवल ये 1 मेंबर्ड बॉडी हुआ करती थी, 1 मेंबर्ड बॉडी हुआ करती थी। इसीलिए उस टाइम पे CEC जैसी कोई पोस्ट हमें देखने को नहीं मिली। अभी तो क्या है कि 3 मेंबर्ड बॉडी है, तो हमने इन दोनों का हेड बना दिया CEC को, लेकिन तब तो एक ही होते थे, तो केवल हम उन्हें किस नाम से जानते थे, इलेक्शन कमिश्नर के नाम से जानते थे। लेकिन अब ऐसी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमने इसको एक 3 सदस्य वाली बॉडी, हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ा। तो देखो अब आपको जाना पड़ेगा लेक्चर में थोड़ा सा पीछे, जहां मैंने आपको बोला था कि इस पॉइंट को याद रखिएगा। हमने देखा था कि हमारे पास आया था 61वां संशोधन बिल, और उसमें क्या हुआ था 61वें संशोधन बिल में कि जो हमारी वोटिंग एज थी 21 ईयर, उसको घटा के हमने क्या कर दिया था, 18 ईयर्स कर दिया था। तो जैसे ही हमने इस वोटिंग एज को घटाया, वैसे ही जो हमारे वोटर्स की संख्या थी वो इंक्रीज कर गई। ये आपको बात समझ में आ रही होगी कि जैसे ही एज कम हुई तो जो 3 साल का गैप था वो लोग भी अब हमारे किस में, इलेक्टोरल रोल्स में पहुंच गए, यानी कि उनका भी नाम मतदाता सूची में आने लगा। तो एक तरह से हम मान सकते हैं कि प्रेशर काम का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वर्कलोड बढ़ गया। तो इसी वर्क प्रेशर को कम करने के लिए हमने क्या करा, इस 1 मेंबर्ड बॉडी को हमने कन्वर्ट कर दिया 3 मेंबर्ड बॉडी में। और कब किया, तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये बिल कब पारित हुआ था, 1988 में। तो 1989 में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया एक 3 मेंबर्ड बॉडी में। इसके बाद जैसे ही इसका काम खत्म हुआ, यानी कि 1990 में, हमने फिर से इसको 1 सदस्य वाली बॉडी बना दिया। लेकिन अब देखो स्टूडेंट्स, अगर हम इलेक्शंस को समझे ध्यान से, तो इलेक्शन एक तरह से हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री की यानी कि लोकतांत्रिक देश की नींव है, उसकी बैकबोन है। क्यों? अगर हम किसी कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री कह रहे हैं तो डेमोक्रेटिक हम किस बेसिस पे कहते हैं कि वहाँ का जो सरकार होती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है, और इस प्रोसेस में जो हमारी हेल्प करते हैं वो होते हैं एकमात्र हमारा इलेक्शन ही हमारा एक तरह से मेन पावर है किसी भी लोकतांत्रिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में रहने के लिए। अब क्या हुआ, हमें ऐसा लगने लगा कि हमने हर लेवल पे तो लोकतांत्रिक यानी कि प्रजातांत्रिक डेमोक्रेटिक चीज़ें सेटअप कर दी, लेकिन अगर हम बात करें 1 मेंबर्ड बॉडी की, तो सारी की सारी पावर हमने क्या करी, केवल एक इंसान के हाथ में दे दी। और जब सारी पावर एक इंसान के हाथ में पहुंच जाती है तो वो डेमोक्रेटिक नहीं रह गई, चीज़ें ऑटोक्रेट की तरफ बनती चली गई। यानी कि हम बात करें कि एक ही पावर इंसान के हाथ में सारी पावर्स आ गई, जो कि डेमोक्रेटिक कंट्री का एक तरह से माने कि बिल्कुल उसका अपोजिशन था। तो इसी चीज़ को हटाने के लिए हमने क्या करा, 1993 में फिर से इसको 3 मेंबर्ड बॉडी बना दिया, और अभी तक हम देख रहे हैं कि ये एक 3 मेंबर्ड बॉडी ही है, यानी कि अभी तक इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो 3 ही है। अब आपको शायद समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारे ये प्रजातांत्रिक देश का एक ज़रूरत थी, और हम इसमें आराम से चेंजेस इसलिए भी कर पाए स्टूडेंट्स क्योंकि अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो इनके मेंबर्स की संख्या के बारे में हमें वहाँ पे कुछ बताया हुआ ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमने इसको फ्रीक्वेंटली चेंज भी कर दिया। अब हमने इतनी सारी चीज़ें देख ली, हमने ये सब समझ लिया कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है ये इतने सारे इलेक्शंस कराता है, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोगों ने स्टेट इलेक्शन कमीशन का भी नाम सुना था, तो आखिर ये स्टेट इलेक्शन कमीशन किस तरीके से काम करता है, या अभी तक हमने इसका नाम क्यों नहीं लिया। देखो, स्टेट इलेक्शन कमीशन केवल और केवल 2 चीज़ों के इलेक्शन करवाता है। एक तो हमारे करवाता है वो पंचायत के इलेक्शन, और एक वो करवाता है म्यूनिसिपैलिटीज के। केवल 2 ही इलेक्शन थे जो कौन करवाता है, हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारे पास ना तो पंचायत थी और ना ही हमारे पास म्यूनिसिपैलिटीज़ थी। इसीलिए जब आप कभी भी हिस्ट्री उठा के देखोगे इलेक्शंस की, तो वो आपको देखने को मिलेगा कि वहाँ पे स्टेट इलेक्शन जैसा कोई नाम आपको देखने को मिलेगा ही नहीं, क्योंकि जब ये चीज़ें बाद में ऐड हुई तो इनका इलेक्शंस भी बाद में ऐड हुआ। जब इनका इलेक्शन बाद में ऐड हुआ तो इनके लिए जो बॉडी बनाई गई वो भी बाद में बनाई गई।
ठीक। तो इसीलिए जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो एक तरह से हमारा बना बाद में। और कब? जब हम जानते हैं कि जो पंचायत थी वो कब हमारी ऐड हुई थी 73rd अमेंडमेंट पे, और जो म्यूनसिपैलिटीज़ थी वो हमारे पास आई थी 74th अमेंडमेंट में। तो अब इसके बाद आपको दो चीज़ें यहाँ से बहुत ध्यान से याद रखनी है कि इन चारों की जो इलेक्शन है ये कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, और जो हमारे पंचायत के इलेक्शन है और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्शन है वो करवाया जाता है हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो हमने आज के लेक्चर में कवर करी, मतदान के बारे में, इलेक्शंस के बारे में, पॉलिटिकल पार्टी के बारे में, उनसे रिलेटेड हमने आर्टिकल देखे। आई होप आपको ये लेक्चर पूरा पसंद आया होगा, समझ में आया होगी चीज़ें। तो अगर समझ में आई हैं, पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। प्लस आप लोग डिस्कशन के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो पढ़ते रहिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल दी वेरी बेस्ट।